ये बता दो लगे हुए और एक रिपोर्ट मैं कर दूँ और ताला खोल जाता हूँ ताला बात ये ठीक जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So yesterday we learned about life cycle costing and we've gone through the concept of life cycle costing. Theoretically हमने देखा एक दो questions भी हमने देखे. आज मेनली प्रैक्टिस हम करेंगे और प्रैक्टिस के लिए इस वक्त जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ACCA पेपर. मैं आपको इस अटेम्प्ट का नाम भी बता देता हूँ. दिस इज द अटेम्प्ट ऑफ मार्च एंड जून 2009 सैम्पल क्वेश्चंस. इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिवली भी एग्जामिन हुआ हुआ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि सिनेरियो भी है. सिनेरियो के साथ आप उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन जाता है, और अगर आप उसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनाना चाहें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जो सिनेरियो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है. फिर हम इसके ऊपर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और फिर हम जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं मुख्तलिफ MCQs की फॉर्म में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. और आप ऑब्वियसली मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ समझेंगे, और जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा आप मुझे बताएंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन कराऊंगा. सो आई एम रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. वोल्ट कंपनी generates and sells electricity. It operates two types of power station, nuclear and wind. दो तरह के ये पावर स्टेशन ऑपरेट करती है, न्यूक्लियर एंड विंड. The cost and output of the two types of power station are detailed below. अब आपके पास न्यूक्लियर स्टेशन और विंड स्टेशन का डाटा है. दो तरह के पावर स्टेशन हैं जो ये ऑपरेट करती है, दोनों से ये बिजली बना के बेचते हैं. दोनों पावर स्टेशन का, एक न्यूक्लियर है एक विंड है, उसका डेटा दिया हुआ है. Nuclear station can generate 9,000 gigawatts of electricity in each of its 40 years of useful life. तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ इज 40 years, विच मीन्स लाइफ साइकिल भी कितना होगा, 40 years का होगा. इट्स क्वाइट लॉन्ग लाइफ साइकिल, यानी कि 40 साल की लाइफ है इसकी. बल्कि चले इसको अभी आप लाइफ साइकिल में ना ही लेके आए तो बेहतर है, फिलहाल आप इसको लाइफ ही समझें, क्योंकि लाइफ साइकिल में फिर अगेन वो हम उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन और ग्रोथ, वो जो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है हम उसमें चले जाएंगे. तो न्यूक्लियर स्टेशन है, 40 साल तक इसकी यूजफुल लाइफ है. 40 साल तक ये हमें 9,000 गीगावाट की बिजली देता रहेगा. इस न्यूक्लियर स्टेशन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो $486 मिलियन पर ईयर है. ऑपरेटिंग कॉस्ट $486 मिलियन पर ईयर. इसका मतलब है अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालूं तो वो 486 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40 होगा, तो इसकी लाइफ साइकिल या लाइफ की जो है कॉस्ट आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब उसके बाद ये बता रहा है कि इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 175 मिलियन पर ईयर. और उसके बाद ये बता रहा है कि ईच न्यूक्लियर स्टेशन हैज एन एस्टिमेटेड डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑफ 12,000 मिलियन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. कि जब इस न्यूक्लियर स्टेशन की लाइफ एंड होगी तो इसको हमें डीकमिशन भी करना होगा वहाँ से, और डिस्पोज करना होगा, और उस पर हमारे $12,000 मिलियन का खर्चा आएगा एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ. तो हर साल भी खर्चा है $486 मिलियन का, और उसके बाद 40 साल के आखिर में $12,000 का भी जो है वो खर्चा है. So this is one station, this is one product. Then there is another station, wind station, and according to the question, wind station can generate 1750 gigawatts of electricity per year. इसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो उसने खुद निकाल के दे दी है, 55,000 पर गीगावाट है, और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 40,000 पर गीगावाट है ओवर इट्स 220 ईयर लाइफ. तो बेसिकली विंड स्टेशन की लाइफ 20 साल की. Now this is a question where we are talking about life cycle cost. And life cycle cost क्या होती हैं कि न्यूक्लियर स्टेशन की और विंड स्टेशन की जितनी भी कॉस्ट है अगर उसको यूजफुल लाइफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट बन जाती है. ठीक है, यहाँ तक बात हमने समझ ली.
अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे से पूछ क्या रहा है, राइट? व्हाट वी नीड टू टेल, व्हाट वी नीड टू आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, एंड दिस रिक्वायरमेंट माइट कंज्यूम सम ऑफ आवर टाइम। अब मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे बताने से पहले या मेरे करने से पहले आप थोड़ा बहुत इस रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करके देखो। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल कॉस्ट पर गीगावाट ऑफ द न्यूक्लियर स्टेशन। न्यूक्लियर स्टेशन की लाइफ साइकिल कॉस्ट पर गीगावाट कितनी है? विंड स्टेशन की तो उसने खुद बता दी है, $55,000 पर गीगावाट। आपने न्यूक्लियर स्टेशन की लाइफ साइकिल कॉस्ट पर गीगावाट बतानी है। क्या करना पड़ेगा? कल जो हमने फॉर्मूला देखा था लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, हमने टोटल कॉस्ट लेना है ओवर एंटायर लाइफ साइकिल और उसको डिवाइड कर लेना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ओवर एंटायर लाइफ साइकिल पे। यहाँ पे यूनिट्स नहीं गीगावाट्स हैं। तो जरा क्विकली 1-2 मिनट लगा के अपने कैलकुलेटर्स इस्तेमाल करो और एक कैलकुलेशन करके देखो कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है। ए आता है, बी आता है, सी आता है या डी आता है। एंड एज यू विल बी टेलिंग मी द आंसर्स, आई विल देन एक्सप्लेन यू कि इसको कैसे करना था। इसमें करते हुए आप छोटी मोटी गलतियां कर सकते हैं, एक आधी गलती की गुंजाइश है यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली मुझे उम्मीद है कि वो गलती काफ़ी सारे लोग करेंगे, फिर सवाल भी पूछेंगे मेरे से। तो आप पहले ज़रा कर लें, गलती बता दें, फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर टेक्सचुअल आंसर्स। आप मुझे टेक्स्ट करके अपनी वो आप साथ में। सो अभी तक जो आंसर्स मुझे मिले हैं उसके मुताबिक एक आंसर है ए और दूसरा आंसर है बी। मैं 1-2 लोगों का और आंसर देखूंगा और उसके बाद मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। अब तीसरा आंसर भी आ गया है आहद का और वो है सी। अब ए आंसर भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। आपको डी भी बता दें ताकि फिर हम बात स्टार्ट करें। चले जी, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट आंसर इज सी। अब ये सी कैसे आया? सबसे पहले तो हमने लाइफ साइकिल कॉस्ट लेनी है। दो तरह की लाइफ साइकिल कॉस्ट है, एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट और वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 19,440 मिलियन। तो 486 को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे 40 से, सो 19,440 मिलियन इसी ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके अंदर आप शामिल कर दो डी कमीशनिंग कॉस्ट। डी कमीशनिंग कॉस्ट, और वो कितनी है? डी कमीशनिंग कॉस्ट है $12,000। तो आपके पास लाइफ साइकिल कॉस्ट आ जाएगी 31,440। इसको आप आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर? टोटल गीगावाट्स पे। तो जो लाइफ साइकिल टोटल गीगावाट्स हैं दे आर
9000 गीगावाट्स पर ईयर, इसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनता है 3,60,000, राइट। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसके साथ 3 जीरोस अब लगाओगे, इसके साथ मिलियंस की वैल्यूज लगा के फिर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 87333। तो इसके आगे आपको 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे तब जाके आंसर आएगा 87333। उसको भी वो कह रहा है कि नियरेस्ट 1000 पे लेके आओ, तो उसका नियरेस्ट 1000 जो बनता है वो 87,000 बनता है। सो दिस इज द आंसर। अब कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि सर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाला, ये कॉस्ट जो है वो नॉन कैश होती है, समथिंग लाइक दैट। आई गेस कुछ लोगों ने जब इसे सॉल्व किया होगा तो उन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट में से 486 मिलियन की ऑपरेटिंग कॉस्ट में से 175 की जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो निकाल दी हो। तो बात ये है कि लाइफ साइकिल कॉस्ट में तो तमाम कॉस्ट आपने चार्ज करनी है। डेफिनेटली अगर आपकी शुरू में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में कॉस्ट लगी है जिसको फिर आप नेक्स्ट ईयर्स में डेप्रिशिएट कर रहे हो, so that is also part of the life cycle cost and decommissioning is the part of the life cycle cost. तो ये इसका आंसर बनता है, you are adding up all the costs together and you are dividing by the life cycle number of gigawatts and then that gives you $87,000 worth of per unit life cycle cost. किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, अगर समझ आ गया तो that's fine. अगला जो सवाल है, अगर होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं देख लूंगा। अगला जो सवाल है इससे रिलेटेड वो ये है कि which of the following will decrease the total life cycle cost of a nuclear station? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सी दो स्टेटमेंट्स है, कौन सी एक स्टेटमेंट और फिर उसके कॉम्बिनेशंस बने हुए ABCD में, इसके नतीजे में टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट न्यूक्लियर स्टेशन की कम होगी? तो पहला ऑप्शन ये है कि इंक्रीजिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द स्टेशन, कि अगर हम यूजफुल लाइफ ऑफ द स्टेशन को 40 साल से 41 साल कर दें तो क्या उससे हमारी लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होगी। और दूसरा है रिड्यूसिंग द डीकमीशनिंग कॉस्ट, अगर हम 40 साल के एंड में जो डीकमीशनिंग की कॉस्ट लग रही है उसको रिड्यूस कर दें तो उससे लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होगी। क्या दोनों से होगी या किसी एक से होगी, इसी पे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। एंड यू आर स्टार्टिंग गिविंग मी द आंसर्स। उस्मा का आंसर है बी और आहद का आंसर है बी, शहनाज का आंसर है 2 ओनली। तो कम से कम यहाँ पे आप सारों का इत्तेफाक है और इत्तेफाक में बरकत होती है और ये आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आंसर बी ही है, 2 ओनली, बिकॉज पहला जो स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द स्टेशन, जब आप यूजफुल लाइफ ऑफ द स्टेशन 1 साल बढ़ाओगे तो 486 मिलियन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मजीद ऐड हो जाएगी। तो यूजफुल लाइफ बढ़ाने से तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी और वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो लाइफ साइकिल कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर आपने लाइफ साइकिल कॉस्ट कम करनी है तो आपको डीकमीशनिंग कॉस्ट वाला ऑप्शन जो है वो ठीक लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको नहीं कराऊंगा, उसकी वजह ये है कि इसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की हुई है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है, SMA का टॉपिक नहीं है। अब चूंकि वो ACC का पेपर है, वहाँ पे चूंकि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बीच में है, तो वो उन्होंने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बीच में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो पूछ ली है। तो इसको स्किप करते हुए हम 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी इसी से जुड़ा हुआ MCQ है, इसी से जुड़ा हुआ, इसी सवाल से, इसी सिनेरियो से जुड़ा हुआ MCQ है। अब अगेन इस पे भी देखते हैं कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो this is where Wold company sets a price to earn an operating profit margin of 40% over the life of the wind station. आपने देखा होगा इस सवाल में दूसरा जो प्रोडक्ट था, दूसरा वो था विंड स्टेशन। विंड स्टेशन पे वो चाहते हैं कि एक ऐसी प्राइस सेट करें जिसमें 40% मार्जिन आ जाए, और वो मार्जिन 40% किस कॉस्ट की बेस पे हो, लाइफ साइकिल कॉस्ट की बेस पे हो। अब सवाल आपसे ये है कि टोटल लाइफ टाइम प्रॉफिट बताओ। लाइफ टाइम कॉस्ट नहीं पूछा, लाइफ टाइम रेवेन्यू नहीं पूछा, लाइफ टाइम प्रॉफिट पूछा है। तो आपसे प्रॉफिट पूछा है, आपने ABCD में प्रॉफिट बताना है। अच्छा, हम ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे पास विंड स्टेशन से रिलेटेड डाटा कौन सा है। तो मैं ऊपर जाता हूँ क्वेश्चन में और आप देखो कि ये हमारा विंड स्टेशन का डाटा है। हमें विंड स्टेशन के बारे में जो चीज़ बताई गई है
वो ये है कि इसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो $55,000 है। अब मेरा आपसे ये सवाल है, और जो आपने चीज़ कैलकुलेट करनी है और जिसके लिए मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको वीडियो भी एक दी थी मार्कअप मार्जिन के कॉन्सेप्ट की। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर एक कंपनी जिसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट 55,000 पर गीगावाट हो और वो मार्जिन अर्न करना चाहती हो कितना, 40% का, तो मुझे आप ये बता दो कि उसका जो आ, आ, उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी। और यहाँ पे एक दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई है, लाइफ साइकिल कॉस्ट दी हुई है और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर गीगावाट भी दी हुई है। अब आप ये देख लो कि आपने कौन सी कॉस्ट यूज़ करनी है। मैं ज़रा एक दफ़ा क्वेश्चन पे दोबारा चला जाता हूँ ताकि हम एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लें। कॉस्ट अलबत्ता मुझे दो दी हुई है, लाइफ साइकिल कॉस्ट दी हुई है और ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है 20 सालों की। तो सवाल दोबारा सुन लें, और यहाँ पे मैं साथ साथ लाइफ साइकिल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख भी देता हूँ। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है वो 55,000 है पर गीगावाट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 40,000 है पर गीगावाट। सो क्वेश्चन दोबारा सुन लें and then try to work on it. If Volt company set a price to earn a operating profit margin of 40% over the life of the wind station, what will be the total lifetime profit per station? So this is a question, and try to figure out the try to figure out so I'm starting getting the answers, and the answer, I guess वाले जवाब अब आ रहे हैं। Answer according to Ahad is A and according to Shahnaz is D, and then Azhar says A, and then another answer A. So basically A और D में आंसर्स आ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? लेट मी चेक सम मोर आंसर्स। अभी तक किसी का ठीक आंसर नहीं आया। नहीं, इसको आई गेस करने के दो पॉसिबल बेस हो सकते हैं। अब आई डोंट नो आपने किस वे से किया है, और जो वे इस वक्त मेरे पास है मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद इसको ऑल्टरनेटिव वे में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप अगर इसको एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट से सॉल्व करो, तो अगर हमारी सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? अगर हमने मार्जिन चार्ज करना है तो सेलिंग प्राइस होगी 40,000 डिवाइडेड बाय 0.60। ये मैं कैसे करूंगा, मैं आपको S इज इक्वल टू C प्लस P से करके दिखा देता हूँ। ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी और ये हमारा जो है एक मिनट सॉरी,
जी, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी और हमारा जो लाइफ टाइम प्रॉफिट होगा, अब ये कैसे निकाली ये मैं आपको बता देता हूँ। S इज इक्वल टू C प्लस P, S इज इक्वल टू 40,000 प्लस 0.40S और S 0.60S इक्वल्स 40,000 एंड S इक्वल्स 40,000 डिवाइडेड बाय 0.60। तो ये वो S इज इक्वल टू C प्लस P वाले फार्मूले से हमने सेलिंग प्राइस बना ली। सो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको 40% चाहिए तो किसका होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से होगा ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 40,000 है, इस पे अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% चाहिए तो आपकी जो प्राइस होगी एनुअल वो होगी 66,667। अब यहाँ से हम लाइफ टाइम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जो लाइफ टाइम प्रॉफिट है वो आपका ऐसे आएगा कि आप अपने रेवेन्यू में से जो कॉस्ट है, और कॉस्ट ऊपर दी हुई थी 55,000 लाइफ टाइम कॉस्ट, वो माइनस कर दोगे और यहाँ से आपका प्रॉफिट आ जाएगा 11,667 पर गीगावाट। ठीक है, ये आ जाएगा पर गीगावाट। सो ओवर द इंटायर लाइफ साइकिल you are earning a profit of 11,667 per gigawatt पर गीगावाट पर ईयर। अब इसमें ये भी एक बड़ा टेक्निकल, असल में सवाल में ज्यादा जो उलझाया हुआ है वो ये गीगावाट और सालाना उसमें उलझाया हुआ है। तो ये 11,667 पर गीगावाट है, पर ईयर है प्रॉफिट। अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 20 करना है और मल्टीप्लाई बाय 1750 करना है। तो जब आप 11,667 को मल्टीप्लाई बाय 20 करते हो और मल्टीप्लाई बाय 1750 करते हो, सो दैट गिव्स यू 408.345 and that leads to answer B.
Okay, so we are connected again. There was some technical problem. तो आपको मैंने समझाया द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ साइकिल प्रॉफिट. इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है. हमने क्या किया, हमने एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट से और ऑपरेटिंग मार्जिन की परसेंटेज यूज करते हुए हमने सालाना प्राइस निकाल ली, और सालाना प्राइस निकालने के बाद हमने लाइफ टाइम प्रॉफिट निकाला बाय सब्ट्रैक्टिंग लाइफ टाइम कॉस्ट फ्रॉम दी लाइफ टाइम रेवेन्यू. ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ साइकिल प्रॉफिट होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ साइकिल रेवेन्यू माइनस लाइफ साइकिल कॉस्ट. तो लाइफ साइकिल रेवेन्यू हमने सबसे पहले निकाल लिया 6667, उसमें से लाइफ साइकिल कॉस्ट माइनस कर दी पर गीगावाट. अब जब जवाब आया तो वो पर गीगावाट आया, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 20 सालों से और मल्टीप्लाई कर दिया 1750 गीगावाट से, तब जाके आपके पास लाइफ साइकिल प्रॉफिट आएगा, दैट इज 408 मिलियन. किसी का कोई क्वेश्चन, एनी एम्बिगुइटी? ओके, उसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और एग्जामिनर्स का फीडबैक ये आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में वीक होते हैं, बट ये प्राइस तो ऑलरेडी लाइफ साइकिल बेस्ड है सर. लाइफ साइकिल बेस्ड है, व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 20. देखिए लाइफ साइकिल बेस्ड है, पर गीगावाट है, राइट, पर गीगावाट है कि 1 गीगावाट पे, यानी कि 1 गीगावाट अगर बिकता है तो इतने का बिकता है. अब कितने सालों तक बेच रहे हैं, कितने गीगावाट्स बेच रहे हैं, तो जब आपने लाइफ साइकिल रेवेन्यू निकालना है तो आप उसको मल्टीप्लाई तो करोगे. वो तो यूं समझो कि 1 यूनिट की सेल प्राइस दी गई ना, 1 यूनिट की दी हुई है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 20. इसी तरीके से कॉस्ट के साथ भी करोगे. क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज अ थ्योरेटिकल एमसीक्यू. इसको मेरे साथ पढ़ो और मुझे बताओ व्हाट इज द राइट ऑप्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग फॉर वोल्ट कंपनी. वोल्ट कंपनी के लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कौन से बेनिफिट्स हैं? नंबर 1, इट फैसिलिटेट्स द डिजाइनिंग आउट ऑफ कॉस्ट एट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. कल हमने ये बात की थी कि अगर हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं तो दैट विल लीड टू बेटर कॉस्ट प्लानिंग. कल मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझा रहा था कि हम ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज in the context of cost planning. So what happens is that if you apply the life cycle costing concept and you calculate life cycle profits, and if you want to maximize life cycle profits, then you can do it by designing cost out of the product, by designing out of the cost at the product development stage. तो cost को plan करने में आपको मदद मिलती है. तो ये statement बिल्कुल ठीक लग रही है. मेरे ख्याल में आंसर्स भी आना शुरू हो गए हैं, 1 and 2 only. इट कैन इनकरेज बेटर कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट. ये बात भी ठीक है. तो कॉस्ट प्लानिंग के बाद दूसरी चीज जो होती है वो कॉस्ट कंट्रोल ही होता है. तो आपकी जो टेक्निक है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, दैट गिव्स यू अ बेनिफिट ऑफ बेटर कॉस्ट प्लानिंग एंड बेटर कॉस्ट कंट्रोल. 3, इट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज ऑफ ओवरहेड्स. नहीं, इसका कोई हमने आज तक नहीं पढ़ा. वो जो कॉजेज ऑफ ओवरहेड्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है वो तो एबीसी में होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. और 4 जो है, इट प्रोवाइड यूजफुल डाटा फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग. तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वैसे एक लॉन्ग टर्म टेक्निक है. तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का तो वैसे हमको इसमें खास देखते ही नहीं है. सो द 2 बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आर 1 and 2 ओनली, एंड दैट गिव्स अस ऑप्शन बी. तो इस तरह का सवाल आपको 3 एक नंबर का आ सकता है और आता है, और एग्जामिनर्स बार बार ये बात बता रहे हैं और एग्जाम डिपार्टमेंट भी बार बार ये बात बता रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स का ये वाला पार्ट वीक होता है. और मैं थोड़ा सा इसको खुद भी इंडोर्स कर दूं कि जो अभी रीसेंट रिजल्ट्स भी आए हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो सफ़र किया है, जो नंबर्स स्कोर नहीं किए, वो एक तो इस तरह के सवालों में नहीं किए, और दूसरा ऐसे सवालों में स्कोर नहीं किए जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सवाल था और आंसर, फाइनल आंसर लिखना था बॉक्स में,
और अब चूंकि उनका फाइनल आंसर शायद ठीक नहीं आया तो वो पूरे उनके नंबर कट गए। जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हैं वो स्टूडेंट्स रिलेटिवली आसानी से कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल एमसीक्यू सिर्फ वही कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट का पता है, जिसने किताब पढ़ी हुई है, जिसको इम्प्लीकेशंस, लिमिटेशंस, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत उसको आइडिया है। बाकी वो फिर खुद ही पढ़ के इम्प्रोवाइज करेगा और आंसर बताएगा। ये चीज़ भूल जाएं कि आपको रटा रटा एमसीक्यू आ जाएगा और वो उसी तरीके से ABCD ऑप्शन होंगे और आप चूज़ कर लेंगे। एमसीक्यू में रिक्वायरमेंट्स भी शफल होती हैं, एमसीक्यूज भी शफल होते हैं, आंसर्स भी शफल होते हैं, उसकी वर्डिंग चेंज कर दी जाती है। तो इन दी एंड आपको खुद ही पढ़ के ही फैसला करना पड़ेगा, खुद ही पढ़ के ही समझना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द very recent attempt of ACCA performance management। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ जो एक क्वेश्चन सेट कल आपके साथ मैं शेयर कर रहा था, आपके साथ मैंने आपको दिखाया था वो क्वेश्चन सेट, और उसमें एक क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन आपको कल थोड़ा सा करवा दिया था फिट कंपनी का, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर कि हमने इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर ली थी और वो कितनी आई थी, मैं क्विकली आपको यहाँ पे वो नोट करवाता हूँ क्योंकि फिर हमने उससे अगला सवाल का हिस्सा करना है। ये आई थी 82.30। कल हमने जब ये निकाली थी कॉस्ट, तो इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट आई थी 82.30। और कैसे आई थी? बाय एडिंग अप ऑल दी कॉस्ट एंड बाय डिवाइडिंग इट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़िएगा, और सेकंड रिक्वायरमेंट में हो क्या रहा है? सेकंड रिक्वायरमेंट में जो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं अप्लाई किया। अब लर्निंग कर्व प्लस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और मैंने आपको बताया था लर्निंग कर्व पढ़ाते वक्त कि लर्निंग कर्व किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन लेबर के साथ है। लेबर एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट है, जहां कॉस्टिंग होगी वहां पे लर्निंग कर्व आ जाएगा। सो बी रिक्वायरमेंट ये है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द कॉस्ट एस्टिमेट्स अबव, द कंपनी रियलाइजेस that it has not taken into account the effect of learning curve on the production process। अब सारी कॉस्टिंग करने के बाद, सारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करने के बाद कंपनी ने ये रियलाइज किया है कि हमने इस कॉस्टिंग में लर्निंग कर्व का इफेक्ट तो डाला ही नहीं। और कहाँ पे नहीं डाला? ये जो ऊपर यूनिट कॉस्ट हमने चार्ज की है 40 और 30 की, 40 और 42 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, so definitely that includes direct material, that includes direct labor, that includes overheads। तो वो जो लेबर के अंदर लर्निंग कर्व का इफेक्ट था वो तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, और फिर हमने ये कॉस्ट निकाल ली 40 और 42 की। The variable manufacturing costs per unit above 40 in year 2 and 42 in year 3 includes a cost for 0.5 hours of labor। अब वो ये बताना चाह रहा है कि वो जो ऊपर कॉस्ट थी 40 रुपए और 42 रुपए की, उसमें लेबर की कॉस्ट है आधे घंटे की, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है और ओवरहेड्स है, लेकिन लेबर की जो कॉस्ट है वो आधे घंटे की कॉस्ट है। जबकि जो रिमाइंडर है वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। अच्छा, मटेरियल है ही नहीं, रिमाइंडर जो है वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। The year 2 cost per hour for labor is 24। ठीक है, सो आधा घंटा तो लग रहा है ना, और एक घंटे का रेट है 24, और ईयर 3 कॉस्ट इज 26 पर लेबर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईयर 2 में और ईयर 3 में ये जो 40 और 42 की कॉस्ट है, इसमें से ईयर 2 में 0.5 इंटू 24 12 की कॉस्ट लेबर की है, और ईयर 3 में 0.5 इंटू 26 13 की कॉस्ट लेबर की है, एज पर दीज कैलकुलेशन जो आपको डेटा दिया हुआ है। Subsequently, it has now been estimated
that although the first unit is expected to take 0.5 hours, so from now onwards we are going to apply the concept of learning curve. अब हमें ये बताया जा रहा है कि पहले यूनिट को तो 0.5 आवर्स लगेगा, चलें वो तो बात ठीक है, लेकिन 95% लर्निंग कब अप्लाई होगा, जब तक 100वां यूनिट ना बन जाए। तो 100 यूनिट्स के बाद जाके जो लर्निंग कर्व है वो सीज हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अब आप ये देखो कि जब आपने ऊपर क्वेश्चन किया तो ईयर 2 में 1 लाख यूनिट्स बनाए, ईयर 3 में 2 लाख यूनिट्स बनाए। तो अब होना क्या चाहिए था कि जब आपने 1 लाख यूनिट्स बनाए तो पहले यूनिट को तो 0.5 आवर लगेंगे, लेकिन ये टाइम मुसलसल गिरता जाएगा कब तक, 100वें यूनिट तक। और 100वें यूनिट के बाद फिर आप चाहे आप 1 लाख यूनिट बना लें या 2 लाख यूनिट बना लें, वो टाइम सेम रहेगा। तो बहरहाल अगर 95% रेट ऑफ लर्निंग है तो लेबर की कॉस्ट रिवाइज होगी। जब लेबर की कॉस्ट रिवाइज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिवाइज होगी, और जब ये रिवाइज होगी तो आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट रिवाइज होगी। तो एक छोटी सी चीज़ जो आपने पहले इग्नोर की, जब आप इसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट 82.30 के बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि लर्निंग की वजह से लेबर कॉस्ट कम होती है। अब सवाल यही है आपसे कि आपने रिवाइज्ड लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इफेक्ट ऑफ द लर्निंग कर्व, और लर्निंग कोएफिशिएंट उसने आपको बताया हुआ है 0.0740005, और ये अब कैलकुलेशंस हमने करनी है। और उसके बाद तीसरा सवाल इसका है, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग व्हिच कुड बी अ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सो अब इसको कहाँ से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले जितनी देर में मैं ज़रा अपने नोट्स को सेटअप करता हूँ या इसके सोल्यूशन को निकालता हूँ, आप इस वक्त मुझे एक कैलकुलेशन करके दें सारे के सारे। आप मुझे ये बताएं कि पहले 100 यूनिट्स पे, ठीक है, फर्स्ट 100 यूनिट्स पे लेबर का क्या टाइम लगेगा और 100th यूनिट पे क्या टाइम लगेगा। तो ये वाली कैलकुलेशन आप कर लें ज़रा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये डेटा है, आप मुझे 100 यूनिट्स पे लगने वाला टाइम और 100वें यूनिट पे लगने वाला टाइम ये निकाल के बता दो, और वहां से मैं क्वेश्चन को टेकअप करता हूँ। और जितनी देर में आप कैलकुलेट करते हो मैं उतनी देर में इसका सोल्यूशन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। बल्कि चलें, आई एम गिविंग यू फर्स्ट 2-3 मिनट्स टू डू सम वर्किंग्स, उसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ।
ओके सो मुझे अभी जो आंसर बताया है अमजद ने, दैट इज 0.3287. आई गेस दैट्स राइट. टोटल जो आदिल ने बताया, टोटल पहले 100 यूनिट्स का 35.56 है और उसके बाद 100वें का 0.33 है. जी बिल्कुल यही कैलकुलेशंस हैं. अब इसका मतलब है आपने ये तो अप्लाई कर दिया, जो लर्निंग कर्व की जो स्ट्रेट कैलकुलेशन है वो आपने कर दी. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, और अगर मैं फास्ट बता जाऊं तो आप मुझे रोक दीजिएगा और मेरे से समझ लीजिएगा, लेकिन असल में मुझे हमेशा से ये लालच सा होता है कि मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूं, किसी तरीके से ज़्यादा चीज़ें बता दूं. अब इतनी डेप्थ में एक ही सवाल पे टाइम लगाना, मैं थोड़ा सा उसको इसलिए स्पीड अप कर देता हूँ. तो यहाँ पे मैं एक सोल्यूशन का सहारा ले रहा हूँ. सोल्यूशन मेरे पास सामने खुला हुआ है, मैंने सिर्फ आपको पॉइंट समझाना है. तो जो पहली कैलकुलेशन आपने की है बिल्कुल ठीक किया है. आफ्टर अप्लाइंग लर्निंग कर्व हमें ये पता लगा कि पहले 100 यूनिट्स पे 35.56 घंटे लगते हैं और 100वें यूनिट पे 0.33 आवर्स लगते हैं. तो अब आप नीचे देखो, और मैं यहाँ पे ज़रा एनोटेट करने के लिए जूम का पेन यूज़ करता हूँ. मेरे पास वर्ड में कुछ गड़बड़ हुई हुई है, तो मेरे इज अ पेन, ये रहा. चलें स्पॉटलाइट यूज़ कर लेते हैं. अब आप यहाँ पे देखो कि ईयर 2 की जो कैलकुलेशंस है वो किस तरीके से हैं. ईयर 2 में हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा कि पहले 100 यूनिट्स इतने घंटों में बन रहे हैं और अगले 99,900 यूनिट इतने घंटों में बन रहे हैं. तो पहले हमने लर्निंग कर्व अप्लाई करते हुए टोटल आवर्स निकाले, जिन टोटल आवर्स में ये यूनिट्स बने होंगे 1,00,000 यूनिट्स. ठीक है. तो पहले तो क्या कैलकुलेशन हुई होगी, इससे पहले 1,00,000 यूनिट्स कितने घंटों में बने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि इससे पहले हमने 0.5 आवर्स पर यूनिट का फ्लैट चार्ज किया हुआ है. तो पिछली कैलकुलेशन में तो 50,000 घंटे लेबर के चार्ज हुए होंगे, लेकिन अब हमारे कितने बन रहे हैं, 33,003. और इसको अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लेबर की कॉस्ट बनती है. तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना था कि आपने लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी, ईयर 2 की. उसके बाद आपने यही काम ईयर 3 के लिए करना है. तो ईयर 3 में अगेन आपने क्या किया, आपने कहा कि जो अगले 2,00,000 यूनिट्स हैं, अब चूंकि लर्निंग का अप्लाई हो चुका, अब 100 यूनिट्स के बाद तमाम यूनिट्स 0.33 पर यूनिट के हिसाब से बनेंगे. तो 2,00,000 यूनिट्स पे कितने घंटे लगेंगे, 66,000. इससे पहले आप कितना चार्ज कर चुके होगे, इससे पहले आपने यूं किया होगा कि 2,00,000 यूनिट्स पे 0.5 के हिसाब से कितने घंटे लगे होंगे, 1,00,000. तो जब लर्निंग का अप्लाई किया तो रिवाइज होके 66,000 आ गया. इसको मल्टीप्लाई बाय 26 करोगे तो हमारे पास 17,16,000 की लेबर कॉस्ट आ जाएगी. अब मैंने क्या किया, मैंने लेबर कॉस्ट रिवाइज कर ली. अब हमने ये रिवाइज लेबर कॉस्ट, जिसका टोटल ये बनता है 2508072 ईयर 2 और ईयर 3, ये रिवाइज लेबर कॉस्ट को मैंने एडजस्ट करना है. अब एडजस्ट कैसे करना है कि मैंने टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट में से, ये पिछले सवाल की टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट है जब लर्निंग का अप्लाई नहीं किया था, मैं पुरानी वाली लेबर निकाल देता हूँ. ये पुरानी वाली लेबर है. कैसे कैलकुलेट हुई, 1,00,000 इंटू 0.5 इंटू 24, 2,00,000 इंटू 0.5 इंटू 24, तो ये 38,00,000 पुरानी लेबर कॉस्ट है. ये निकाल के मैं नई वाली लेबर कॉस्ट डाल देता हूँ तो मेरी लाइफ साइकिल कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी. जब मेरी लाइफ साइकिल कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी तो मैं रिवाइज लाइफ साइकिल कॉस्ट को जब यूनिट्स पे डिवाइड करूंगा तो मेरी लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट भी रिवाइज हो जाएगी. तो ये इसका सोल्यूशन बनता है. बेसिकली सिर्फ एक छोटे से पॉइंट की वजह से, लेबर के रेट ऑफ लर्निंग की वजह से, अब चूंकि लेबर आवर्स कम लग रहे हैं और लेबर कॉस्ट कम हो रही है, तो उस हिसाब से आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट भी कम हो रही है. और पहले आंसर आया था 82.30,
अब रिवाइज होके आंसर आया 77.99। तो अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अगर मैंने कोई चीज़ जरा स्पीडली बता दी हो, कुछ स्किप हो गया हो आपसे, तो आप इसको अभी क्लियर कर लें। और कुछ ओके, यस सर समझ आ रही है, कुछ ना कुछ लिखते रहा करें, कोई कमेंट करते रहा करें, ताकि टीचर को भी एक इमीडिएट फीडबैक मिलती रहे। अच्छा, इसका अगला सवाल पूछ रहा था कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप यहाँ से, मैं आपको पढ़ा दूँ, सी में आपको नज़र आ रहा होगा बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि विजिबिलिटी ऑफ कॉस्ट बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, कॉस्ट प्लानिंग बेहतर हो जाती है, कॉस्ट कंट्रोल बेहतर हो जाता है, प्रोडक्ट की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको पता लग जाता है। एंड दीज आर द थिंग्स वी डिस्कस यस्टरडे एज वेल। थ्योरेटिकली हमें पता है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अप्लाई करने के क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है, दिस इज अगेन a mix of life cycle costing and learning curve. So have a look at question first. Sialkot Sports is manufacturing new cricket balls for a tournament. It is estimated that 4 lakh units of the new ball will be sold for rupees 450 per ball throughout its expected life. The direct material and other non-labor related costs would be 350 per ball, and the production will be in the batches of 25,000 balls throughout the expected life of the balls. The direct labor cost is expected to reduce due to the effect of learning rate for the first 8 batches produced. Thereafter, 8 batches के बाद टाइम जो है वो सीज हो जाएगा। 8वें बैच पे जो टाइम लगेगा वही टाइम 9वें, 10वें, 11वें, 12वें बैच पे लगेगा। पहले बैच की जो कॉस्ट है वो 25,000, सॉरी, पहला बैच जो 25,000 बॉल्स का है उसकी कॉस्ट है 4 मिलियन, और 80% लर्निंग इफेक्ट एक्सपेक्टेड है। फिक्स कॉस्ट कोई नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, एवरेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बैच ऑफ द फर्स्ट 8 बैचेस बताओ। अच्छा, कल जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने आपको करवाते हुए ये भी बताया था कि जो लर्निंग कर्व की जो थ्योरी है y इज इक्वल टू ए एक्स बी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम इससे सिर्फ कम्युलेटिव आर्स ही निकालें। लाइक y इसके अंदर क्या है, कम्युलेटिव एवरेज, ठीक है, कम्युलेटिव एवरेज टाइम ऑफ लेबर, और x क्या है, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट। हम इस फॉर्मूले को टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगर उसने हमें ये कहा ना एवरेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताओ पर बैच, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो एवरेज कॉस्ट पर बैच को बताने के लिए। उसके लिए ए क्या लोगे, ए लोगे कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, और वो उसने आपको बताया कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच जो है वो 4 मिलियन है। तो आप डायरेक्टली ये कॉस्ट फर्स्ट बैच की ले लो इस फॉर्मूले में। एक्स 8 बैचेस लेना है, बी की वैल्यू उसने नीचे आपको खुद बताई भी है, और वैसे भी हमें पता है कि 80% पे बी की क्या वैल्यू होती है, और वो नीचे भी बताई हुई है -0.322। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और वो आंसर आता है 2047,694। बिल्कुल ठीक है। और फिर वो पूछता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 8th बैच बताओ। अगेन आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 8th बैच निकालोगे तो वो आती है 1417939। तरीका आपको पता है, आपने एक बैच कम करके 7th बैच पे टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है, 8 बैचेस की टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है और 8 बैचेस की टोटल कॉस्ट में से 7 बैचेस की टोटल कॉस्ट माइनस कर लेनी है, तो आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी 8th बैच की। अब तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप कंट्रीब्यूशन बताओ जो सेल से आएगा ओवर इट्स लाइफ टाइम, यानी कि इस प्रोडक्ट को लाइफ टाइम बेचने से, यानी कि जितने भी यूनिट्स ओवर लाइफ टाइम बिकेंगे तो उससे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक तो सबसे पहले आपको सेल्स की फिगर चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये नोट करो कि लाइफ टाइम यूनिट्स कितने हैं। तो वो कहता है हम 4 लाख यूनिट्स बेचेंगे एक्सपेक्टेड लाइफ, और किस प्राइस पे बेचेंगे, 450 से। तो अगर आप 4 लाख लाइफ साइकिल यूनिट्स को 450 जो उसकी प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट अ लाइफ साइकिल रेवेन्यू, और वो कितना है 180 मिलियन। ठीक है जी। अब इस लाइफ साइकिल रेवेन्यू में से आपने दो चीजें माइनस करनी है, एक लेबर रिलेटेड कॉस्ट माइनस करनी है और एक नॉन लेबर रिलेटेड कॉस्ट माइनस करनी है। जो नॉन लेबर रिलेटेड कॉस्ट है वो 350 पर बॉल है, तो मैं क्या करूंगा 4 लाख को मल्टीप्लाई कर दूंगा 350 से, तो ये हमारी नॉन लेबर कॉस्ट आ जाएगी 140 मिलियन, और इस 140 मिलियन को मैं माइनस करूंगा कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। लेकिन ये एक तरह की कॉस्ट है, अब मुझे दूसरी तरह की लेबर कॉस्ट भी माइनस करनी है, और वो कॉस्ट आप निकालोगे कितने बैचेस पे, वो कॉस्ट आप निकालोगे अब आप यहाँ से चेक कर लो कि 4 लाख यूनिट्स बनाने के लिए कितने बैचेस आपके बनते हैं। तो बताएगा मुझे 4 लाख यूनिट्स बनाने के लिए कितने बैचेस बनते हैं। बड़ा आसान सा वैसे सवाल है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जरा आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए 4 लाख यूनिट्स पे कितने बैचेस बनेंगे, तो 16 बैचेस बनेंगे। तो आप यहाँ पे 16 बैचेस की लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, जिस तरीके से आप लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। आपको 8 बैचेस की लेबर कॉस्ट का पता है, आपको 8वें बैच की लेबर कॉस्ट का पता है, तो जो 8वें बैच की लेबर कॉस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 8 करके अगले 8 की निकाल लो, पहले 8 की आपके पास वैसे ही है। तो ये कैलकुलेशंस अगर आप करोगे, अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके तो नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और इसको मैच कर लो। अगर ना हो रही तो मुझे रोक दो, मेरे से करवा लो, बजाय इसके आप एंड में कहो कि सर आप तेजी से निकल गए। 27725,064, सो दिस इज द लेबर कॉस्ट। अगर आप मुझे 16 बैचेस की लेबर कॉस्ट निकालोगे तो वो इतनी निकलेगी, और जब आप ये निकालते हो तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 12274,936 आता है। So this is the answer for the requirement we are doing. This is life cycle contribution. जी, इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, अभी क्लियर कर ले। इसको मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ अपने आंसर से। ये इसकी पूरी की पूरी वर्किंग है, ठीक है। You can see from here as well. This is complete working. क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद एक जरा ट्रिकी सवाल है, ठीक है, ट्रिकी सवाल है, और वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि ड्यू टू the low lifetime product volume of 4 lakh units, the company now believes that learning may continue throughout its entire product. Calculate rate of learning required to achieve a lifetime product contribution target of 16 million. ठीक हो गया?
अब वो ये कहना चाह रहा है कि पहले यूनिट की जो कॉस्ट है वो तो है 4 मिलियन। ये तो उसने हमें खुद बताया, पहले यूनिट पे कॉस्ट आती है 4 मिलियन। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए कितना? हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए 16 मिलियन का। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताए कि अगर 16 मिलियन का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए पर बैच? कॉस्ट क्या होगी? और ये मैं आपको बताता चलूं कि ऊपर हमने जो वर्किंग की है उसके मुताबिक हमारा जो प्राइस है एक मिनट दीजिएगा। So in order to achieve a target profit, a target contribution of 16 million, the total labor cost कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए हमारे पास 24 मिलियन। अच्छा, इस बात को मुझे समझाने के लिए आपको दोबारा ऊपर टेबल पे लेके जाना पड़ेगा। अब गो के मैंने वो वर्किंग बड़ी रफ सी की थी, तो मेरे ख्याल में मैं उसको नीट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, इस सेक्शन में देखो। ठीक है, इसको मैं ज़रा नीट कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको करने के लिए मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ। रेवेन्यू हमने निकाला 180 मिलियन, और उसके बाद कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट थी, एक नॉन लेबर और एक लेबर। नॉन लेबर कॉस्ट हमने निकाली थी 140 और लेबर कॉस्ट हमने निकाली थी 27725,064। और हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आया था वो आया था 12274,936। 12274,936। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, जरा आपके कमेंट्स भी पढ़ लूँ, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। ओके, अब वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला कंट्रीब्यूशन हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए? 16 मिलियन। अब वो एक टारगेट दे रहा है आपको। अब मैंने आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना है, जस्ट टू चेक आपकी जो वो एक वर्किंग बैकवर्ड्स वाली हिस्सा है वो जज करने के लिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर टारगेट कंट्रीब्यूशन ये है तो फिर लेबर कॉस्ट कितनी होगी? हम इसको छेड़ नहीं सकते, इसको छेड़ नहीं सकते, हमने लर्निंग रेट को यूज करना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लेबर को छेड़ सकते हैं। तो मुझे आप ये बताओ सारे कि 16 मिलियन के प्रॉफिट के लिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए, और रेवेन्यू कॉस्ट, नॉन लेबर कॉस्ट को हम छेड़ नहीं सकते, लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? तो जवाब आया 24 मिलियन, जो कि बिल्कुल ठीक जवाब है। 24 मिलियन यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं माइनस कर दूं, मैं अगर रेवेन्यू में से नॉन लेबर कॉस्ट माइनस करता हूं तो बाकी मेरे पास रह जाता है 40 मिलियन। और अगर मुझे 16 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए तो मेरा लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 24 मिलियन। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाऊंगा। सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। कि सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। सवाल ये था कि आप
कैलकुलेट करो द रेट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड टू अचीव अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 16 मिलियन। रेट ऑफ लर्निंग कैलकुलेट करो। अच्छा, अब रेट ऑफ लर्निंग कैसे कैलकुलेट करें? हमने अब तक क्या सीखा है? हमने अब तक ये सीखा है कि पहले बैच की कॉस्ट ले लो या आर्स ले लो, इंटू आर इंटू आर इंटू आर। अभी मैं इंटू आर इसलिए कह रहा हूँ, बल्कि एक और भी लेना पड़ेगा क्योंकि 16 बैचेस हैं। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये किसके बराबर होना चाहिए? अच्छा, पहले बैच की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 4 मिलियन। ये मैंने ले ली। अब मुझे आप सारों ने ये बताना है कि मैं इंटू आर करके यहां पे क्या लूं, ये बताना आपने मुझे। फॉर्मूले से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फॉर्मूले से जरा लंबा हो जाएगा। मुझे आपने सिर्फ इस वक्त यहां पे बताना है यहां पे मैं क्या लूं। तो तैयब कह रहे हैं 16 मिलियन लेना है, शहनाज कह रही है 24 मिलियन लेना है, और आदिल ने कहा है कि 15 लाख लेना है। तो आदिल का जवाब ठीक है, यहाँ पे हम 15 लाख लेंगे। कैसे भाई? ये जो 16 मिलियन है, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन टारगेट। ये तो हमने अचीव करना है। इसको अचीव करने के लिए ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो कॉस्ट है ही नहीं। हमने तो फॉर्मूले में कॉस्ट डालनी थी, और वो भी कौन सी? लेबर की। और ये जो लेबर कॉस्ट है 24 मिलियन, ये तो 16 बैचेस की है। ठीक है, ये तो 16 बैचेस की है। तो हम इसको 16 पे तकसीम करेंगे, और इसको हम 16 पे तकसीम करते हुए इसको हम 16 पे तकसीम करते हुए 24 लाख तकसीम 16, ये हम ले लेंगे 1,50,000। ये तो 1,50,000 नहीं, 1 मिनट जी, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख आ गया। ये आया क्या हमारे पास? ये हमारे पास आ गया एवरेज कॉस्ट पर बैच। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कहीं आर कितना निकलता है? अगर आप इसको अब सॉल्व कर लो तो आदिल ने 78.25 बताया, नहीं इतना तो नहीं निकलता 78.25। हाँ ठीक है, इतना ही निकलता है, राइट। 78%, बिल्कुल ठीक है, 78%। तो आर निकलता है 78%। कैसे निकलेगा? आप 4 मिलियन इंटू आर 4 इक्वल्स 1,15,00,000 कर दोगे, और उसके बाद R4 इक्वल्स 15 लाख तकसीम 40 लाख। एक तो ये जो इतने जीरोज होते हैं ना, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ये आ जाएगा 0.375 R4, इधर से इसका 4th रूट लोगे, इधर से 4th रूट लोगे, जब लोगे तो बाकी ये रह जाएगा। सो R इज 78%। तो आंसर इज कि अगर हमने टारगेट कंट्रीब्यूशन अचीव करना है 16 मिलियन का, तो ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब हम अपना रेट ऑफ लर्निंग बढ़ाएंगे। 80% से 78% लेके आओगे। ये बात हमने कल सीख ली थी कि आर कम होने से क्विक लर्निंग होती है। तो यहाँ पे 78% का मतलब ही यही है कि क्विक लर्निंग हो रही है। क्विक लर्निंग का मतलब हम कम टाइम लगा रहे हैं, कम टाइम का मतलब है कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम होने का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ रहा है। सो दिस इज द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अंदर लाइफ साइकिल का भी कॉन्सेप्ट आ गया और लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया।
किसी का कोई सवाल है तो वो ज़रा पूछ लें। मैं आपको इसका जो आंसर मैनुअल में से है वो आप ये सामने आप देख सकते हो, ये स्टेप्स उन्होंने दिए हुए हैं और मोर और लेस मैंने भी आपको यही स्टेप्स करके दिखाए हैं, बल्कि मैंने आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके दिखा दिया है क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके से आपने एज अ बैलेंसिंग फिगर लेके कॉस्ट को फिर काम चलाया। जी, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल नहीं किसी का? चलें जी, हम अपने आज के फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। So this is our final question for today's session. Question number 4, borrowed from ACCA paper. Varjan designs, develops and sells many PC games. Games have a short life cycle lasting around 3 years only. Performance of the games is measured by reference to the profits made in each of the expected 3 years of profitability. Varjan accepts a net profit of 35% of turnover. Varjan has large centralized development department which carries out all the design work before it passes the completed game to the sales and distribution department to market and distribute the product. Varjan has developed a brand new game called Stealth, and this has the following budgeted performance figures. The selling price of Stealth will be a constant 30 per game. Analysis of the cost shows that volume of 10,000, total cost of 130 is expected. At a volume of 14,000, total cost of 150 is expected. And if volume exceeds by 15,000, the fixed cost will increase by 50%. अब ये यहाँ पे बेसिकली आपको किस चीज़ में उलझाया उसने? यहाँ पे आपको उसने कॉस्ट के स्ट्रक्चर में उलझाया है कि अगर इतनी वॉल्यूम हो तो इतनी कॉस्ट होगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपने वो जो हाई लो मेथड अप्लाई करते हो आप लोग, कॉस्ट को आपने स्प्लिट करना है फिक्स्ड और वेरिएबल में। अभी हम वो भी देख लेते हैं कैसे स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हमारे पास बजटेड वॉल्यूम है एंड देन इट सेज कि इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट भी है और देन इट सेज कि इसके अलावा डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की कॉस्ट भी है। तो यहाँ पे आपको R&D की कॉस्ट नजर आ रही है, मुख्तलिफ सालों में मार्केटिंग की कॉस्ट नजर आ रही है और उसके बाद जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो नजर आ रही है। अब ये सारी कॉस्ट, सारी सी बात हमने समझना है, समझ के हमने एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करने के बाद लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है और उसके बाद हमने जो हमारे से वो रिक्वायरमेंट पूछता है उसका जवाब देना है। तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड ब्रीफली स्टेट व्हाई वर्जन इन पर्टिकुलर शुड कंसीडर दिस लाइफ साइकिल प्रिंसिपल। ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसका मैं अभी जवाब आपको बाद में देता हूँ, ये आपसे भी पूछता हूँ। और पहला है प्रोड्यूस द बजटेड रिजल्ट्स, दूसरा है प्रोड्यूस द बजटेड रिजल्ट्स फॉर द गेम स्टेल्थ एंड ब्रीफली असेस द गेम्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कंसीडरिंग द होल लाइफ साइकिल ऑफ द गेम। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप लाइफ साइकिल बेसिस पे इस गेम का एनालिसिस करते हो तो क्या लाइफ साइकिल बेसिस पे ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो परफॉर्मेंस को चेक करो। हमने करना क्या है, हमने लाइफ साइकिल रेवेन्यू देखना है, हमने लाइफ साइकिल कॉस्ट देखनी है और हमने लाइफ साइकिल प्रॉफिट, हमें पता लग जाएगा। अगर लाइफ साइकिल प्रॉफिट है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हमें बेनिफिट देगा। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ, अब ये बात हमें समझनी है। तो सबसे पहले मैं आपके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी डालता हूँ। हमारे पास 12 10 से 15 मिनट हैं, तो अगर आप मुझे
2 से 3 मिनट लगाकर क्विकली कम से कम इतना बता दो कि अगर मैं इसकी कॉस्टिंग करूं लाइफ साइकिल बेसिस पे, तो 3 साल की कॉस्ट को अगर आप इकट्ठा करो तो वो कितनी बनती है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई विल बी होल्डिंग फॉर 3 मिनट्स। आप जितनी लाइफ साइकिल कॉस्ट है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करो। I got one answer which is 9,60,000। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे अभी 2 मिनट हुए हैं, मेरे ख्याल में 1 मिनट में और होल्ड कर लेता हूँ ताकि कुछ लोग और भी फॉलो कर लें। तो आपको क्या करना है, आप ईयरली बेसिस पे कर लो तो ईयरली बेसिस पे कर लो। हर साल की फिक्स कॉस्ट और हर साल की वेरिएबल कॉस्ट और हर साल की मार्केटिंग कॉस्ट और हर साल की R&D, वो जिस तरह टेबल हम पिछले सवालों में देखते थे, अगर आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो तो ईयरली प्रॉफिट भी निकालना आसान होगा और लाइफ साइकिल बेसिस पे भी कैलकुलेशन आसान होगी। ओके, अब इसको समझने के लिए मैं अगेन जस्ट टू सेव माय टाइम, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी इसका थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस है, मैं आपके सामने आई एम ओपनिंग अप इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सो यू विल फॉलो मी जस्ट। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या करना पड़ेगा। कॉस्ट को आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में बिहेवियर के हिसाब से पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रा मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक टेबल होगा जिसके मुताबिक जो उसने हमें डेटा दिया था, उसने डेटा क्या दिया था कि इतने वॉल्यूम पे ये कॉस्ट है, इतने वॉल्यूम पे ये कॉस्ट है। हमने डिफरेंस के हिसाब से हाई एंड लो मेथड अप्लाई करके वेरिएबल रेट निकाल लिया, वेरिएबल के बाद हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली, और फिर वो सर्टन अगर वॉल्यूम 15,000 से एक्सीड करता है तो फिक्स कॉस्ट 1,20,000 हो जाती है। ये हमने सारी चीज़ें कैलकुलेशंस कर ली।
ये कैलकुलेशन करके हम ऊपर गए और यहां पे हम आ गए और हम इसको अब लाइफ साइकिल बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे भी देख लेते हैं और लाइफ साइकिल बेसिस पे भी देख लेते हैं। वैसे तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ईयरली बेसिस पे देखने की, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यू कैन रिस्पॉन्ड इन सो मेनी वेज, और आपको वैसे भी अब जो सीबी एग्जाम में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली आपने उस बॉक्स में फाइनल आंसर्स देने हैं। वर्किंग तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, हाँ सही वर्किंग लीड्स टू सही आंसर, बट वर्किंग की जिस तरह इंपॉर्टेंस होती है नंबर वाइज वो अब इतनी नहीं रही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। सो आपने क्या किया, आपने सेल्स निकाली हर साल की एंड दैट लीड्स टू लाइफ साइकिल रेवेन्यू। उसके बाद आपने हर साल की वेरिएबल कॉस्ट निकाली, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। हर साल की फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, और ये टोटल आपके पास कॉस्ट आ गई। मार्केटिंग जिस जिस साल की है जमा करके टोटल मार्केटिंग कॉस्ट आ गई। तो अगर मैं लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालूं तो 2, 3, 4 और 5,20,000 की लाइफ साइकिल कॉस्ट है, 8,40,000 का लाइफ साइकिल रेवेन्यू है, और लाइफ साइकिल बेसिस पे दिस गेम इज गिविंग यू अ प्रॉफिट ऑफ 3,20,000। इसमें किसी पॉइंट में आपने कोई बात समझनी हो, कुछ चीज़ें रिकनसाइल ना हो रही हो, मेरे से पूछ लें। जी, सेकंड में 120 की फिक्स कॉस्ट ऐसे है, 120 की फिक्स कॉस्ट ऐसे है, और यही तो मैंने आपको शुरू में बताया था, इसलिए तो मैं आपको उस क्वेश्चन के इस पार्ट पे लेके गया था। अच्छा चले पहले हम क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं, फिर मैं सोल्यूशन से दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन में नोट कर लें कि क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर वॉल्यूम 15,000 से एक्सीड करता है तो फिक्स कॉस्ट 50% से बढ़ जाएगी। अगर वॉल्यूम एक्सीड 15,000 यूनिट्स। अब देखो ये वॉल्यूम 15,000 से कम है, ये वॉल्यूम 15,000 से कम है, लेकिन ईयर 2 में वॉल्यूम 15,000 से ज्यादा है। तो ईयर 2 में आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी और 50% से बढ़ेगी। तो इसलिए आप नोट करो यहाँ पे ईयर 2 की जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी 50% से ज्यादा है, यानी कि 80,000 तो वैसे ही है फिक्स कॉस्ट, और चूंकि वो वॉल्यूम एक्सीड कर रहा है, ये स्टेप अप हो गई ना, इसे स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो 15,000 से ऊपर जब गया तो आपकी फिक्स कॉस्ट 50% से बढ़ गई। 50% 80,000 का 40,000 है, और 80 और 40 1,20,000 हो गया। सो दिस इज द रीजन। ओके, व्हाट अबाउट दी R&D? हाँ जी बिल्कुल, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली ये, हाँ ये अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे R&D भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। असल में ये मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ और कैलकुलेशन की हुई है, R&D भी आनी चाहिए। तो R&D कितनी है? 3 लाख, ऐसे ही है जी, R&D 3 लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है 3 लाख मिलाकर वो बनेगी 8,20,000। और अगर मैं लाइफ साइकिल बेसिस पे देखूं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 का बनता है, अगर मैं लाइफ साइकिल बेसिस पे देखूं। बिल्कुल जी, R&D भी लाइफ साइकिल कॉस्ट में आएगी। असल में ये जो उन्होंने यहाँ पे सोल्यूशन में जो सोल्यूशन किया हुआ है वो असल में जो अकाउंटिंग का जो नॉर्मल वे आउट है प्रॉफिट निकालने का वो किया हुआ है। ईयर 1 का प्रॉफिट, ईयर 2 का प्रॉफिट, ईयर 3 का प्रॉफिट, ईयर 4 का प्रॉफिट। और ये यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें तो ट्रेडिशनली जिस तरीके से पीरियोडिक एनालिसिस हम करते हैं, तो ट्रेडिशनल देखने में वी आर हैविंग गुड प्रॉफिट इन ईयर 1, इन ईयर 2 एंड ईयर 3। लेकिन जब आप इसको लाइफ साइकिल बेसिस पे देखते हो तो यहाँ पे इट इज हैविंग अ वेरी स्लिम प्रॉफिट ऑफ 20,000। इसको जरा डिफरेंट तरीके से इनको करना चाहिए था, बट आई एग्री दैट लाइफ साइकिल
R&D should be part of this solution. अब ये चीज बाद में इन्होंने पैराग्राफ में समझा दी है कि ऑन द फेस ऑफ इट द गेम इज जनरेटिंग अ प्रॉफिट in each of the 3 years. 3,20,000 का प्रॉफिट है, but if you charge 300,000 which is the initial design and development cost, the profit सिर्फ 20,000 रह जाता है जो कि बहुत small है, 2.5% of sales है, and this is exactly your life cycle profit. ठीक है? So traditional concept के हिसाब से तो profit ज़्यादा है, but लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट कम है. इवन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी R&D अमोर्टाइज होकर चार्ज तो होनी चाहिए थी वैसे. But anyways, this is the answer for this question. अब आपका कोई सवाल आ रहा है इसको देख के सुन के तो आप पूछ लें, और आई गेस वी आर नाउ डन विद आवर क्वेश्चंस एज वेल. तो अब अगर कोई आपका सवाल होगा तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा. Otherwise, this is the end of today's session. We're done with life cycle costing and its questions. And in next class, basically we will do the next concept, and that is target costing. So any question, any comment, any feedback, कोई suggestion, fast चल रहा है, slow चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा, whatever, anything which can help to make it better. कोई comment नहीं है, कोई question नहीं है. Easily understand, Adil said. Thank you, sir. Thank you, Adil, आपका. So बस just आपका काम है कि आप मेरे साथ चीज़ें go through करें. You will learn inshallah everything easily. हाँ, अप्लाई करेंगे तो समझ आती रहेगी. अगर आप सिर्फ सुनेंगे और अपने माइंड को अप्लाई नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी. चीज़ें आगे जाके कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, तो इसलिए साथ के साथ चीज़ों को समझ लें. Okay, then that's it for today. And I will see you on Monday next week, inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.